Good morning, everyone. Uh, in last lecture, we discussed about the concept of e-commerce, its scope, about internet. We discussed about the life cycle approach to launch online business, in which we have discussed different kind of phases. Today, we are going to discuss the online business transactions concept. Online business transactions is basically any monetary transaction where we exchange any kind of goods or services among different consumers and business people using your internet. तो जो ऑनलाइन बिजनेस ट्रांजेक्शन है, तो कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जहां हम गुड्स या सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, मॉनिटरी टर्म्स उसमें होती है। और ऑनलाइन अगर हम बात करते हैं तो ऑनलाइन का मतलब है इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट यूज करके इफ यू आर एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो हमारे लिए ऑनलाइन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं। It's not different from any ordinary business, but basically it's the use of web-based technologies in your business, so that you can expand your business, you can go for diversification, and you can reach more and more people. When we talk of e-commerce applications, we have the use of we can have interactive marketing, ordering, payment, customer support। ये सारा का सारा हमें ऑनलाइन या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। वी कैन गो फॉर मार्केटिंग, हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ई पेमेंट के थ्रू वी हैव डिफरेंट मोड्स जिनके थ्रू हम ऑनलाइन पेमेंट कर पाते हैं। कस्टमर सर्विसेज के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। कस्टमर केयर पे हम कांटेक्ट करके कोई उनकी सर्विसेज अवेल करना चाहें, कोई सपोर्ट हमें चाहिए, वो सब हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इंटरनेट यूज़ करके सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। We have different categories of e-commerce applications. इंटरनेट को यूज़ करके जो हमारे ई कॉमर्स एप्लीकेशंस में हम बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस टू कंज्यूमर हमारे पास बिजनेस हो सकता है। देन जो दो पार्टीज हैं, बाइंग और सेलिंग जो कर रहे हैं, बायर और सेलर है, वो B2C वाला आपकी ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं। बिजनेस एंड द कंज्यूमर्स आर लिंक्ड। We can have business to business, consumer to consumer and consumer to business। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आई एम नॉट गोइंग इन दिस डिटेल अगेन। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स और ऑनलाइन बिजनेस टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। अगर बिजनेस हम ऑनलाइन करते हैं, कोई ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशंस या बिजनेस वालों को एक्चुअली फ़ायदा क्या है? तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है, दे हैव द वाइड मार्केट एरिया। जो उनकी मार्केट प्लेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्कोप बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अब आपके पास नेशनल, इंटरनेशनल कोई भी बाउंड्रीज नहीं है। जोग्राफिकल लोकेशंस में आपके पास कोई लिमिटेशंस नहीं है, बिकॉज यू आर डूइंग योर बिजनेस एट डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो यू हैव no foundations of geographical locations or boundaries। you can reach international marketplace also। इसके अलावा में the cost of creating, processing, distributing, storing the information has been decreased। आपका पेपर वर्क कम हो गया है, हर चीज़ आपकी डिजिटल है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपने, फाइलिंग आपने सिस्टम पे की हुई है, टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके आप कर रहे हैं। तो आपके लिए जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यू नीड यू बेसिकली डोंट नीड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। आपको कहीं फिजिकली, क्योंकि आपका कहीं बिजनेस अगर आप नहीं भी एक्सपेंशन पे अगर आप जाना चाह रहे हो और आपका एक जगह ऑफिस है, यू डोंट वांट टू गो फॉर द इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपको ये भी एक सहूलियत मिलती है, एक एडवांटेज है बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशंस को, कि वो बहुत ईजिली डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपेंशन पे जा सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एडिशनल कोई बिल्डिंग लेना, ऑफिस लेना, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाना, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप ऑनलाइन क्योंकि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, तो जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, जो इन्वेस्टमेंट है, दैट इज़ कंपैरेटिवली लेस as compared to the when you are doing your business in physical form। इसके अलावा में थर्ड एडवांटेज यू हैव from online business transactions is that you can share real time information। the company has access to the inventory information anytime the company wants to check ki how many units of a particular product we have in our stock।
दे कैन ईजिली चेक, क्योंकि हर चीज़ अब आपके पास सिस्टम पे है। आपको सिस्टम पे सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि आप एंटर करके कि कौन सा प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी आपके पास है, एंड इमीडिएटली रियल टाइम आपके पास जो स्टॉक है वो आपको पता चलता चला जाएगा। अगर उसमें कोई परचेजेस हुए, कोई इशू हो गए, तो इमीडिएटली द इंफॉर्मेशन इज बीइंग शेयर्ड, बिकॉज यू हैव क्रिएटेड अ डेटा फाइल, और जो मास्टर फाइल है उसमें सारा का सारा ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाता है। जब भी कंपनी अपने कोई प्रोडक्ट को बेचेगी, ऑर्डर प्लेस करेगा कोई कस्टमर, वो बिक जाएगा तो तुरंत ही वो इन्वेंट्री में से यूनिट्स कम होती चले जाएंगे। सॉरी, यू हैव the real time information in terms of the inventory। अगर कस्टमर्स ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो आपको इमीडिएटली पता चल जाता है कि किस कस्टमर ने कौन से यूनिट का कितने प्रोडक्ट्स, कौन से प्रोडक्ट का कितने यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस किया है, और आप उसको तुरंत ही प्रोसेस भी कर सकते हैं। सॉरी। तो बेसिकली यू हैव द real-time information in terms of inventory, in terms of the order which are being placed by the customers. Apart from this, another advantage is that no time constraint is there, in terms that the customers can easily place order online anytime. So it's basically the facility which is available 24/7, 365 days. तो आप जब चाहें, there is no need to go to market, आप जब चाहें घर से बैठे बैठे जहाँ पे भी आप हैं आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो उसमें मार्केट खुली है, शॉप खुली है। इस तरह के जो कंस्ट्रेंट्स हमें फिजिकल स्टोर पे जाने के लिए होते हैं कि मार्केट तो 9 बजे खुलेगी, या शॉप जो है वो 10 बजे खुलती है, 7 बजे बंद हो जाती है, तो आप उसी टाइम पे ही ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, कोई सामान लेकर आ सकते हो। बट इफ यू आर प्लेसिंग ऑर्डर ऑनलाइन, देन देयर इज नो टाइम कंस्ट्रेंट, यू कैन प्लेस द ऑर्डर ऑन यूजिंग इंटरनेट एनी टाइम। तो आप जब चाहे रात के 2 बजे भी ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो बेसिकली नो टाइम कंस्ट्रेंट इज देयर। इसके अलावा में एडवर्टाइजमेंट का है, द कंपनी हैज the access to wider advertisement which is visible to people at global level। तो आप इंटरनेशनल नेशनल लेवल की अगर बात करोगे, तो अगर मैं एडवर्टाइजमेंट करती है, एडवर्टाइजमेंट्स के लिए अगर मैं होर्डिंग्स बना रही हूँ, उसको पैम्फलेट्स बनवा रही हूँ, पैम्फलेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा रही हूँ, तो उसमें एक लोग मेरे पास एक बैरियर हो जाता है कि मैं कितनी जगह उसको भेज सकती हूँ, कितनी जगह उसको डिस्ट्रीब्यूट करा सकती हूँ। सब जगह उसकी मेरी रीच नहीं होगी। बट अगर आप एडवर्टाइजमेंट इंटरनेशनल लेवल पे करना चाहो, तो आपके पास ऑनलाइन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की वजह से आप जब इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो आप अपने जो प्रोडक्ट है उसकी पब्लिसिटी भी बहुत इजीली इंटरनेट को यूज़ करके आप कर सकते हैं, सो दैट यू कैन हैव mass people, or you can attract potential customers worldwide। Then these all are the benefits we have of e-commerce to any business organization। Now we have the advantages of e-commerce to the customers and society also। जो कुछ कॉमन है, लाइक कस्टमर्स को या सोसाइटी को अगर हम बात करते हैं, तो कस्टमर्स कैन प्लेस ऑर्डर एनी टाइम 24/7। दे हैव मोर चॉइसेस ऑल्सो। अगर मुझे मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेने के लिए जाना है तो मेरे पास टाइम होना ज़रूरी है। उसके अलावा मैं अगर एक मार्केट में जाऊंगी तो वहाँ जो भी अवेलेबल प्रोडक्ट्स होंगे वैरायटी में, मे बी बिकॉज मे बी द सेम प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट कंपनीज, वहाँ मेरे पास ऑप्शंस लिमिटेड होती हैं। इंटरनेट पे क्योंकि मैं घर पे बैठे बैठे काम कर रही हूँ, तो आई कैन ईजिली सर्च सेम प्रोडक्ट फ्रॉम ऑल द कंपनीज। वी कैन मेक कंपैरिजन among the available choices, and then the customer can place the order anytime। इसके अलावा में प्राइस कंपैरिजन कर सकते हैं, क्वालिटी कंपैरिजन कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे the customers can purchase the best product which is available in the market। There is no need to roam around in the market if you are not if you don't have time
then it basically saves the time of the customers that you are sitting at home and any time you can place the order. इसके अलावा में आप जब पेमेंट की बात करते हैं तो पेमेंट भी ऑनलाइन आपकी पेमेंट हो जाती है. यू कैन यूज योर डेबिट कार्ड, यू कैन यूज योर क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग. You have different e-wallets also nowadays through which you can make payment online itself. So there is no need to go anywhere, and at the same time they are safe, and you can place your order. पेपर वर्क क्योंकि इसमें कम है, इट्स इको फ्रेंडली. तो सोसाइटी के लिए ओवरऑल दिस इज द एडवांटेज दैट इट्स टू सर्टेन एक्सटेंट इट्स इको फ्रेंडली होने की वजह से एनवायरनमेंट पे इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पॉजिटिव होता है, क्योंकि पेपर वर्क नहीं है. पोल्यूशन पे इसका इम्पैक्ट पड़ जाता है, टाइम बचता है, ट्रेवल करने के लिए दिक्कत नहीं है. तो ओवरऑल सोसाइटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए हर लिहाज में ये फायदा है. नॉइज पोल्यूशन नहीं है, एयर पोल्यूशन नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट traveling again and again to make purchases, because you are sitting at home and placing the order. ये सारे आपके एडवांटेजेस हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस या सोसाइटी या इंडिविजुअल्स के लिए. हर चीज़ के फायदे हैं तो नुकसान भी होते हैं. Apart from all these advantages we have of online business transactions, we have its limitations also. Limitations कैसे हैं? एक एडवांटेज मैंने आपसे बताया कि इसका कॉस्ट आपकी कम हो जाती है कंपैरेटिवली, ऑपरेशनल कॉस्ट. क्यों? क्योंकि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की आपको ज़रूरत नहीं है. आपको कोई बिल्डिंग लेने की ज़रूरत नहीं है रेंट पे या खरीदने के लिए. यू डोंट नीड फिक्स्ड एसेट्स ऑल्सो इन मच क्वांटिटी. तो आपका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है. तो दैट इज़ द एडवांटेज. बट व्हाट हैपेंस इज इट इज़ एट द सेम टाइम इट्स कॉस्टली ऑल्सो, in the sense that when you want to go for the option of e-business or online business transactions, then the cost needs to be incurred in acquiring a different kind of hardware and software. जब आप ऑनलाइन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए? हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चाहिए यूजिंग अलॉन्ग विद द इंटरनेट कनेक्शन. तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपने आप में ही महंगे आते हैं. अगर आपको अलग अलग एप्लीकेशंस की ज़रूरत है, आप एप्लीकेशंस वेबसाइट डिज़ाइनर्स जो आपके हैं वेबसाइट डिज़ाइन करा रहे हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स से सॉफ्टवेयर को आपको मेंटेन करा रहे हैं, डेवलप करा रहे हैं, तो देन इट इज़ कॉस्टली टू अ कंपनी. द कंपनी हैज़ टू इनकर incur the cost in acquiring different applications or softwares so that the technologies can be used for e-business. अब जब टेक्नोलॉजी का आप यूज़ करेंगे तो यू नीड दी स्किल्ड पीपल who are basically aware of the technical, they are technically skilled, they have technical know-how. आप इलिटरेट हो, आप अपनी जगह वहाँ पर नहीं रख सकते. You need a literate staff who is well aware of the technologies, how to use the technology. अगर आपने किसी ऐसे अनस्किल्ड लेबर को रख दिया, वर्कर को रख दिया जिसको टेक्नोलॉजी यूज़ करनी ही नहीं आती, then the cost will be incurred in terms of the payment you are making to him in terms of salary or wages. But वो आपके लिए यूजलेस है, प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी. तो so that means you need to have a worker who is efficient enough to take care of all the kind of technologies you are using in the business. तो आपको उसके लिए you need to hire people who are skilled, and once you are hiring people who are skilled, you have to make payment accordingly. तो वो आपके लिए एक्सपेंसिव हो जाता है. अब अगर आपको वेबसाइट डिज़ाइन करानी है, कोई एप्लीकेशन बनवानी है, तो उसके लिए आप चाहे आउटसोर्स करें, चाहे वो इन हाउस बिल्ड करें, आपके लिए वो लोगों की ज़रूरत है आपको जो वो डेवलपमेंट का काम कर देंगे, सॉफ्टवेयर डेवलप कर देंगे, वेबसाइट को बना देंगे आपके लिए, वेबसाइट क्रिएट कर देंगे. तो वो अपने आप में बहुत महंगे होते हैं. उनकी जो सैलरी होती है वो कम नहीं होती है, वो ज़्यादा होती है. यू हैव टू बियर दोज एक्सपेंसेस. इसके अलावा में sometimes what happens is that the people, I'm talking of the customers, they resist to
डू एनी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन। वो कोई भी अपना सामान चाहते हैं लेकिन कोई भी ऑर्डर वो ऑनलाइन प्लेस नहीं करना चाहते, बिकॉज दे रेजिस्ट इन द सेंस they resist to go for change, they resist to use technologies, because maybe it's in their mind that उसमें सिक्योरिटी इश्यूज है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है हम देख नहीं पाएंगे, उसकी वैरायटी क्या है, कलर क्या है, हम सामने देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज दे बेसिकली दे हैव द माइंडसेट दैट इन केस यू आर गोइंग टू मार्केट एंड यू आर मेकिंग परचेजेस, तो आप उसमें हर चीज़ अपनी तसल्ली करके लेकर आते हैं, because you have face to face interaction. But if I am talking of online business, then there is no face to face interaction. So people sometimes they resist to प्लेस ऑर्डर ऑनलाइन। उनको कहीं ना कहीं रिस्क भी लगता है सिक्योरिटी का, कि हम अगर अपना कोई नेट बैंकिंग या अपने ई वॉलेट्स को यूज़ करके डेबिट कार्ड मतलब ई पेमेंट से अगर हम पेमेंट करने की कोशिश करते हैं तो आवर अकाउंट्स आर नॉट सेफ। उसके अलावा कोई फ्रॉड हो गया, किसी तरीके का कोई गलत चीज़ आ गई तो हम परेशान हो जाएंगे, तो उनकी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस रहती है। These all are some of the common limitations or disadvantages of online business transactions. Now coming to the next section, which is talking of the e-commerce applications in some of the important areas we have nowadays. The first one is e-banking or online banking. E-banking is basically an electronic payment system which helps the customers or the account holders of a bank to conduct a range of financial transactions through secured internet application. अब इंटरनेट का जहाँ पर भी है, ऑनलाइन जहाँ पर भी हम जो भी काम कर रहे हैं एप्लीकेशन, वहाँ सब जगह यूज हो रहा है इंटरनेट का। ई बैंकिंग आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है बैंकिंग सर्विसेज का, जहां आप अपने बैंकिंग सर्विसेज इंटरनेट को यूज करके ऑनलाइन ही आप सारे के सारे काम कर सकते हैं। अर्लियर व्हाट वी यूज सपोज टू डू इज, अगर मुझे कैश विड्रॉ करना पड़ता था तो मुझे क्या करना पड़ता था लोगों को, आप बैंक में जाओगे, चेकबुक लेकर जाओगे, वहाँ पर आप चेक अपना दोगे, लाइन में रहोगे, वो टोकन देंगे, फिर नंबर आएगा, फिर आपको पेमेंट मिलेगी। ऐसे पासबुक बनवानी है तो पासबुक वाले काउंटर पे जाओगे, पासबुक को अपडेट कराओगे। इस तरह से आपके सारे के सारे काम होते थे। अब क्या होता है कि सारा आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, तो देयर इज नो नीड टू गो टू बैंक टू अवेल सर्विसेज। आप उनकी 24 घंटे उनकी ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज आपको मिल जाती है। अगर आपको कहीं पेमेंट करनी है, if you want to transfer funds from one account to another account, or if you want to transfer funds from your account to some others account, कोई पेमेंट भी करनी है और आपने अगर इंटरनेट बैंकिंग ली हुई है तो वो 24/7 आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल होती है। आप जब चाहे आप अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर दूसरे अकाउंट में कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग में आपके पास, आप लोगों ने सुना होगा, 3 तरीके के ऑप्शंस हैं। एक इंस्टेंट मनी ट्रांसफर होता है, एक आरटीजीएस होता है, एक एनईएफटी होता है। इंस्टेंट वाले में जैसे ही आप ट्रांजेक्शन ओके करोगे, सारी डिटेल के साथ में ट्रांजेक्शन तुरंत हो जाएगी एंड द पेमेंट विल बी ट्रांसफर्ड इमीडिएटली। अब लोगों को ये लगा कि उसमें या तो हम लिमिट रखें कि हम कितने पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, और उसके अलावा में वो बैंक ने ही कर रखा है कि 50,000, 1 लाख या 1.5 लाख, अलग अलग आपके बैंक के अकाउंट के हिसाब से कि आप कितना पैसा डेली में आप अपनी लिमिट सेट कर सकते हैं, हाउ मच अमाउंट यू कैन ट्रांसफर। इन केस यू वांट टू ट्रांसफर अ ह्यूज अमाउंट, तो उसके लिए इट्स द बैंकिंग सेक्टर इज गिविंग यू द फैसिलिटी टू गो फॉर आरटीजीएस और एनईएफटी। तो वो आपके बल्क जो ट्रांजेक्शंस होती हैं बैंक में, वो ट्रांजेक्शन्स को इकट्ठा कर देते हैं और आपके जो अमाउंट ट्रांसफर होते हैं वो बेसिकली अमाउंट ज़्यादा होते हैं। उसकी टाइम लिमिट कितने बजे से कितने बजे तक एनईएफटी या आरटीजीएस होता है, बट यू हैव द ऑप्शन दैट यू कैन यूज इंटरनेट बैंकिंग एनी टाइम। अगर आपको चेकबुक की भी ज़रूरत है तो चेकबुक के लिए भी जो रिक्वेस्ट डालनी पड़ती थी, पहले उनका फॉर्म भर के बैंक में देकर आना पड़ता था और फिर आपके घर पे चेकबुक आती थी। अब आपको उस सर्विस के लिए भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। नेट बैंकिंग अगर आपने ली हुई है तो विद द यूज़ ऑफ नेट बैंकिंग, आप नेट बैंकिंग में ही आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको ऑप्शन आ जाएगी कि दैट यू वांट टू रिक्वेस्ट फॉर अ न्यू चेकबुक। इस तरह से एफडीज के लिए भी है, यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शंस।
or services which are being provided by the bank, you can easily go or easily avail those services using your net banking. Though frauds are frauds happen, scams भी हो जाते हैं, fraud कहीं ना कहीं चोरी भी हो जाती है, misuse भी हो जाता है, ये सारे threats हैं, we'll discuss in next chapter. बट जो लोग रेजिस्ट करते हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, वो प्रॉब्लम अलग है, उनके इश्यूज अलग हैं कि सिक्योरिटी उनको महसूस होती है कि सेफ नहीं है हमारा सारा का सारा अकाउंट, या डिटेल हमारी कहीं ना कहीं मिसयूज ना हो जाए, हैक ना हो जाए हमारे अकाउंट्स, पैसे ना कोई निकाल ले. Otherwise, people have the advantage of online banking because you can avail different kind of services 24/7. अब ATM मशीन पे भी अगर आप जाओगे, ATM मशीन में by chance पैसे नहीं है, then it's a problem. But otherwise, if it is working and cash is there, then you can go anytime and just withdraw cash. There is no need to visit the branch and get the cash. तो वो भी सारा ऑटोमेटेड सिस्टम ही है. एटीएम मशीन का भी अगर हम बात करें तो वो भी आपके लिए सर्वर के थ्रू कनेक्टेड ही है. नेट बैंकिंग का ही एक पार्ट आपके लिए अलग से इसका होता है. ई बैंकिंग सर्विसेज में अगर हम चाहें तो वी कैन, बैंक प्रोवाइड्स यू डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज. जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आपको चेक बुक चाहिए तो उसके लिए आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं. अगर मान लीजिए आपको एफडीज ओपन करानी है, मैच्योर हो गई हैं, उनको क्लोज कराना है, आपको अकाउंट का बैलेंस चेक करना है, अकाउंट में कोई आपने ट्रांजैक्शन की थी, मिनी स्टेटमेंट आपको देखनी है, कोई हिस्ट्री देखनी है, कोई लोन की इंस्टॉलमेंट जानी थी वो आपको चेक करनी है. तो इस तरह की आपने शेयर मार्केट में अगर आप काम करते हैं तो शेयर मार्केट में आजकल क्या होता है कि यू नीड्स टू हैव योर डीमैट अकाउंट. डीमैट अकाउंट ओपन करके इट हैज़ टू बी लिंक्ड विद सम अकाउंट. तो वो सारे के सारे आपकी लिंकिंग हो जाती है कि आपके अकाउंट से पैसे करते हैं, अकाउंट में ही पैसे आ जाते हैं, डीमैट से उसको आप लिंक कर देते हैं. तो आपको कैश को कहीं पे भी कैरी करके दे के आने की ज़रूरत नहीं है. कहीं से कलेक्ट करना तो वो भी आप अपने अकाउंट से ही सीधा का सीधा ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं. इसके अलावा अलग तरीके की और सर्विसेज आपको बैंकिंग सेक्टर देता है. अगर आपने कहीं चेक दिया है और मान लीजिए उसमें कहीं कुछ गड़बड़ थी एंड यू वांट टू स्टॉप दैट पेमेंट, तो आप वो भी आप काम इंटरनेट को यूज़ करके, ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग को यूज़ करके सर्विसेज अवेल कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू रिक्वेस्ट फॉर अ न्यू डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, या if somehow your cards have been stolen, it has been lost, then you want to file a complaint, आपको उसको ब्लॉक कराना है, तो there is no need to visit the branch. आप ये सारे के सारे काम आप ऑनलाइन बैंकिंग को यूज करके, नेट बैंकिंग यूज करके, all these services can be availed using your net banking. If you want to make payment for your mobile or for your वाटर कनेक्शन और गैस कनेक्शन और टीवी कनेक्शन, डीटीएच का कोई कनेक्शन है, कोई बिल पे करना है, तो वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ भी आपको नेट बैंकिंग में डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करके आप सर्विसेज अवेल कर सकते हैं. इसके अलावा में ई बैंकिंग समटाइम्स ऑल्सो ऑफर सम काइंड ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स ऑल्सो. अगर फॉरेन करेंसी अकाउंट ट्रांसफ़र है तो वो आप कर सकते हैं. इंटरनेशनल चेक है तो उसको भी आप कर सकते हैं. लेटर ऑफ क्रेडिट एप्लीकेशंस होते हैं, जो बिजनेस हाउसेज हैं उनके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट बनते हैं. तो ऑल दीज काइंड ऑफ सर्विसेज कैन बी अवेल्ड यूजिंग योर ई बैंकिंग. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग फॉर द बैंक्स. बैंक को क्या फ़ायदा है? बैंक को ये फ़ायदा होता है दैट द वाइड कस्टमर्स विल बी देयर. जो कस्टमर नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि बैंक की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है. अगर आपने नेट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की हुई हैं तो कस्टमर्स वुड बी सेटिस्फाइड विद द एफिशिएंसी और द वर्किंग ऑफ द बैंक. तो ओवरऑल में एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कस्टमर्स विल बी सेटिस्फाइड, नो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज concept is there because the customers are using internet and they have the facility of e-banking. इसके अलावा में in the long run a bank can save money by engaging lesser staff to manage the branches, because when we are using different technologies, we need comparatively we need less staff as compared to the working when the working is done manually. So less staff will be required. That means automatically less amount of salary to be
पेड बाय बैंक। तो बैंक के पास स्टाफ की ज़रूरत कम है, सैलरी कम जा रही है, तो बैंक के पास पैसा आपके पास बच जाता है। व्हेन द कस्टमर सर्विसेज आर गुड and working overall is efficient and effective, then the customer satisfaction level will be more. So that would enhance, that would increase the the goodwill, that would, the image और the reputation, वो आपकी कंपनी की जो बैंक की है वो आपकी बेटर हो जाती है। इसके अलावा में अगर कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कस्टमर्स के लिए फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। कस्टमर्स घर पे बैठे बैठे दे कैन पे देयर डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्स। रिचार्ज कराना है, फॉरेन करेंसी में अगर एक्सचेंज कराना है तो उसको आप घर पे बैठे बैठे करा सकते हो। आपका टाइम, पैसा सब बच रहा है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, 24/7 एक्सेस आप कर सकते हैं। तो दीज ऑल आर द एडवांटेजेस। Now this was the first area we discussed about for e-commerce. Then the second is the online insurance. ऑनलाइन इंश्योरेंस में क्या है कि आपने प्रीमियम पे करना है किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी जो भी आपने किसी कंपनी से ली है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज में काम कर मतलब जो डील करते हैं, तो customers if they want to purchase some insurance policy, then they have the option that they can make comparison, they can search on Google, they can make comparison between different policies which are available in the market, they can purchase the best suitable policy using internet only, digital उस पर ही आप वो सारा का सारा कर सकते हैं। आप उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपके लिए कन्वीनियंट हो जाता है बेसिकली कहीं पर भी जाना। उसके अलावा में जो ट्रेडिशनल तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हम लोग लेते थे, तो इंश्योरेंस कंपनी इनिशियली इन्फॉर्म्स इट्स कस्टमर्स थ्रू एडवर्टीजमेंट्स। तो जो इन्फॉर्मेशन भी आती थी ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के केसेस में, तो कंपनीज एडवर्टीजमेंट देती थी न्यूज़पेपर के थ्रू, पैम्पलेट्स के थ्रू, इस तरह से कंपनीज इंफॉर्मेशन दे रही है। अब ई इंश्योरेंस में क्या है कि इंटरनेट है, इंटरनेट पे आपके पास अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं where the companies can go for advertising their policies so that the people can be aware of different policies which are available in the market. They have different channels through which they can share all the information. ट्रेडिशनल इंश्योरेंस के टाइम पर जो हम लोग प्रीमियम पे करते थे, पेमेंट जब हम करते थे तो वो कैश या चेक के थ्रू ही पॉसिबल था। नाउ यू हैव द ऑप्शन दैट यू कैन मेक पेमेंट ईदर इन कैश और चेक। उसके अलावा में यू हैव अदर ऑप्शंस आल्सो, यू कैन मेक पेमेंट यूजिंग योर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। तो आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप घर पे बैठे बैठे भी ये काम आप आराम से कर सकते हैं। और जो इसका पूरा प्रोसेस है ऑनलाइन पॉलिसीज परचेज करने की वजह से, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होने की वजह से, जो टाइम कंज्यूमिंग पहले था अब वो बहुत जल्दी स्पीड पे काम हो जाता है, यूज़र फ्रेंडली है। यू हैव डिफरेंट साइट्स विच आर यूज़र फ्रेंडली, यू कैन यूज़ साइट्स एंड यू कैन डू इट ऑन योर ओन। क्लेम सेटलमेंट के लिए भी आपको इसमें ई इंश्योरेंस में फ़ायदा है, because the claim settlement process to certain extent it is being automated, though the whole process cannot be automated, पूरा का पूरा उसमें मतलब नेट के थ्रू नहीं हो सकता है, but हाँ to certain extent some of the process which is possible to be automated, then the companies are using net, and at the time of claim settlement less time is being required. Then we have the concept of e-marketing. E-marketing is also known as web marketing, or you can say internet marketing, where you are advertising your product and services over internet. It is basically a powerful tool where you are using different kind of technologies, methodologies to promote your product or services which are available in the market. And with the help of internet, when you go for marketing concept, then you can attract more and more potential customers to your company. It takes business development to a much higher level than traditional market. क्यों? क्योंकि traditional marketing concept में आपकी बाउंडेशंस थी, लिमिटेशंस थी कि आप कितने लोगों तक रीच कर सकते हैं, यू कैन रीच टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। लेकिन ऑनलाइन होने की वजह से आप इंटरनेशनल लेवल पे भी पहुंच गए हो, एंड इफ़ यू आर क्रिएटिव
and you are using different techniques, you are designing or developing your website, or the way you are advertising. If it's a creative idea, then you can easily reach to your potential customers very easily, and more customers can be attracted to your company. इसका एक एडवांटेज क्या होता है, अगर ई मार्केटिंग की बात करें, कंपनीज क्यों ई मार्केटिंग आज फोकस करती हैं, बिकॉज दे देयर ओवरऑल कॉस्ट इज बेसिकली रिड्यूस्ड, यू आर रीचिंग टू लार्ज ऑडियंस एट अ वेरी लेस, मतलब इन नो टाइम. बेसिकली इफ आई से आपने एडवर्टाइजमेंट किया, यू हैव डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एट डिजिटल लेवल वेयर यू कैन एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट. इसके अलावा में कंज्यूमर्स में रिसर्च एंड परचेज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एज पर देयर कन्वीनियंस, इट्स द एडवांटेज ऑल्सो. मल्टीपल ऑप्शंस उनके पास मिल जाती हैं. और इसके अलावा में जो जोग्राफिकल लोकेशंस थी, डेमोग्राफिक टारगेटिंग जो थी, दैट इज बेसिकली मोर इफेक्टिव because you are reaching to a large audience. Then you have the concept of ऑनलाइन सर्विसेज वी हैव बेसिकली. अब ऑनलाइन सर्विसेज में अगर हम बात करें तो उसको हम लोगों ने कुछ है हर जगह, आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म सब जगह यूज हो रहा है. वी नीड्स टू गो फॉर मेजर ऑनलाइन सर्विसेज इन विच वी हैव ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज, जहाँ सारा का सारा बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, मनी मार्केट सारी आ जाती है उसमें. फाइनेंशियल सर्विसेज जो हमें देते हैं, उसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या यूज़ है. देन वी आर टॉकिंग ऑफ the e-business or online transactions in tourism and travel industry, career services, auctions, ये सारा का सारा आपको इसमें है. Then now coming to the online financial services, इसमें मैंने आप लोगों को बताया जैसे आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है, बिल आप पे कर सकते हैं किसी भी सर्विसेज के, किसी को आपको कमीशन देनी है, ब्रोकरेज देनी है, तो वो आप ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं. इंश्योरेंस वी हैव डिस्कस्ड. Now coming to the concept of online travel industry. Travel industry is basically booming around the globe. अब particularly India की अगर हम बात करें, in context to India, e-commerce is being driven by the online travel industry because people nowadays what they are doing is they are booking tickets online itself. उसमें उनको लगता है कि हमें आराम है. Sometimes we get the packages at lesser cost, हमारी cost बच जाती है, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, हम comparison भी आराम से कर सकते हैं. At the same time we may have customized package also. We just need to tell our requirements to the company and the company would easily share the information. अब मेरे लिए क्योंकि वो कहीं पे भी जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं घर से बैठे बैठे कभी भी ये काम कर सकती हूँ ऑनलाइन होने की वजह से. तो इट्स ईजी फॉर मी टू गेट कनेक्टेड विद द कंपनी अगेन एंड अगेन. अब अगर वो मैनुअली मुझे करना पड़ता, किसी ऑफिस में जाके उनसे बार बार बात करनी पड़ती, तो दैट वुड हैव टेकन मच ऑफ टाइम. तो उसके लिए फिर कई बार प्रॉब्लम क्या होती है, पीपल दे डोंट हैव टाइम, सो दे रेजिस्ट. उनको फिर वो टाइम कंज्यूमिंग जॉब लगता है कि भाई बार बार हमें आना पड़ रहा है, तो हमें दिक्कत होती है. अब सिस्टम पे होने की, जैसे ऑनलाइन होने की वजह से, यू जस्ट गिव योर रिक्वायरमेंट्स, फिर वो पैकेज बना के आपको तुरंत दे देंगे, तो इन्फॉर्मेशन भी रियल टाइम आ जाएगी, शेयरिंग भी हो जाएगी इजीली, एंड यू वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू गो एनीवेयर. सारे काम आपके बैठे बैठे घर पे ही हो जाएंगे. बेसिकली इसमें आपके जो एजेंट्स हैं, जो buyers हैं, they help you with the different kind of packages or the advices they give you. तो अगर आप टिकट्स भी कहीं की बुक करा रहे हैं, पूरा पैकेज ले रहे हैं, रूम बुकिंग करा रहे हैं, आपको ट्रेवल करना है, तो आपको you need maybe you need rental cars also. तो वो सब चीज़ें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है सर्विसेज अवेल करने के लिए. सब चीज़ें आपके काम घर पे बैठे बैठे आप सब बुकिंग करा सकते हैं. तो इसकी वजह से बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैसिलिटीज यू गेट यूजिंग योर इंटरनेट और विद इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन ट्रैवल इंडस्ट्री, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रैवल इंडस्ट्री में बूम आया है. इसकी वजह से पूरी ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ
इसकी वजह से आई, क्योंकि जो लोगों को टाइम लगाना पड़ता था कि कहीं जाना है, उनसे बात करके आनी पड़ेगी, बुकिंग करनी पड़ेगी, तो कई बार आलस भी आ जाता है, कई बार टाइम नहीं होता, कभी पैसे ज़्यादा लग रहे हैं कि बहुत बार बार जाना पड़ रहा है, तो कॉस्ट आपकी बेयर हो रही है। अब घर पे बैठे बैठे क्योंकि आपके काम हो रहे हैं, तो इट्स ईजी फॉर एवरी। तो उसमें ट्रेवल इंडस्ट्री में ओवरऑल में एक अपने आप में बूम आ के ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। इसके अलावा में अगर हम इसका एक एडवांटेज की अगर हम बात करें तो इट हैज़ बेसिकली लेड्स टू रिडक्शन इन द एयर ट्रेवल कॉस्ट। क्यों? क्योंकि पहले काम मैनुअली होते थे, तो उसमें हर चीज़ के लिए कॉस्ट बेयर होती थी। अब ऑटोमेटेड सारी चीज़ें हो गई हैं, तो आपकी कॉस्ट भी कम हो जाती है, बिकॉज इन travel industry, in automation industry, automobile industry, everywhere the machines are being used, different kind of technologies are being used. That has the use of technology has lowered the cost which they incur. तो उससे भी आपको ओवरऑल में एक एडवांटेज है टू द सोसाइटी, टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। उसमें ट्रेवल कॉस्ट में अगर हम बात करें तो टिकट्स में कहीं ना कहीं अर्लियर व्हाट सपोज टू बी हैपन इज इफ आई वांट टू बुक अ टिकट and if I'm getting the tickets booked with the help of a middle person, मीडिएटर के थ्रू, मिडिल पर्सन के थ्रू मैंने अगर किसी ट्रेवल एजेंट के थ्रू अगर टिकट बुक कराई है तो उसकी कमीशन भी मुझे देनी पड़ती थी। अब क्या होता है, अब ऐसी कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब मैं डायरेक्टली, क्योंकि इंटरनेट यूज़ करके डायरेक्टली अगर मैं टिकट्स बुक करा सकती हूँ, तो मुझे कहीं मिडिल मैन को कमीशन देने की ज़रूरत नहीं है, तो वो मेरे पैसे बच रहे हैं। तो वहाँ पर ये भी है कि जो ट्रेवल कॉस्ट है वो भी आपकी बच जाती है, बिकॉज यू हैव एलिमिनेटेड द मिडिल मैन एट द टाइम ऑफ बुकिंग द टिकट्स। The potential reduction also is there in online marketing, which is being spent on the travel agents. तो हम उनको जो पैसे देते थे अब वो कंपैरेटिवली कम हो गए हैं या कुछ हद तक ख़त्म ही हो गए। And once you are availing some kind of services online, then sometimes you get the substantial discounts also. Apart from this, the customer can make all travel plans on the internet at their own convenience from anywhere. अब जब चाहो जहाँ चाहो अपनी convenience के हिसाब से इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन गैदर करके आप अपने ट्रेवलिंग प्लान्स को you can plan your travel. It saves your time as well as money. Okay, all these are the advantages you may have for because of online travel industry, but you have some limitations also, like when we are booking tickets online, there is no one who can give you the advice about the holidays, or if you are because you don't have face-to-face interaction. And the people, they sometimes resist to use their debit card, credit card or net banking, just because they don't feel that it's safe to use all these kind of cards or net banking, because they they have in their mind that maybe somehow their personal information can be stolen by unauthorized person, and their accounts can be hacked out, or their money can be stolen from their bank accounts. So sometimes people, they resist to use all these kind of uh, facilities or the services they may have. And then we have on okay, the government sector also nowadays what they have the e-auctions also. जो ऑक्शंस होती हैं तो वो पहले मैनुअली होती थी, आपने चेक दिया, कैश जमा कराया, आप ऑक्शन का टाइम होता था, वहाँ पे जाओगे, पर्टिकुलर प्लेस फिक्स होता था और आपको वहाँ जाके बैठना पड़ता था और ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ता था. Now we have the e-auction of facility which is being provided. It's the auction of different products using internet itself. तो e-auction में इंटरनेट का यूज़ आ गया. इसके जो मेन टाइप्स हैं, यू हैव 4 मेन टाइप्स ऑफ ऑक्शंस.
You have ascending bid auctions, you have descending bid auctions, you have first price sealed bid auctions, you have second price sealed bid auctions. अब इसमें होता क्या है, ascending bid auctions का क्या मतलब है? These auctions are basically carried out interactively in real time with the bidders who are present either physically or at a digital platform. And the sellers, they gradually raise the prices and bidders drop out until finally only one the bidder is there. तो बेसिकली इसमें क्या है कि ये आपका इंग्लिश ऑक्शन टाइप है जिसमें कि इंटरेक्शन है रियल टाइम में. एंड इफ यू हैव द बिडर, जो हम ऑक्शन में हम पार्टिसिपेट करते हैं तो वी आर द बिडर्स, वी हैव द ऑप्शन टू बी प्रेजेंट इन द ऑक्शन ईदर फिजिकल फॉर्म में या एट डिजिटल फॉर्म में. तो अगर कहीं पे ऑक्शन हो रही है तो उन्होंने आपको दोनों ऑप्शन दिए हैं कि अगर आप यहाँ आके उसमें पार्टिसिपेट करना चाहो आप आके पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, और अगर आप घर पे बैठ के इंटरनेट के थ्रू करना चाहो तो यू विल बी कनेक्टेड विद द इंटरनेट, यू विल बी कनेक्टेड थ्रू द ई मीडियम. तो आप उसके भी हिसाब से बिडिंग कर सकते हो और वो रियल टाइम में होती है, फेस टू फेस एक तरीके से आपकी हो जाएगी क्योंकि वो रियल टाइम पे होने की वजह से. द सेकेंड वन इज डिसेंडिंग बिड ऑक्शंस. इसमें क्या है, दिस इज आल्सो द इंटरैक्शन, इट्स आल्सो एन इंटरैक्टिव ऑक्शन इन व्हिच द सेलर लोअर्स द प्राइस फ्रॉम सम हाई इनिशियल वैल्यू. तो इसमें प्राइसेस का फर्क होता है कि एक में असेंडिंग में क्या होता है, असेंडिंग बिड में आपको जो प्राइस कोट करना है वो आपका इंक्रीज कर रहा है, और डिसेंडिंग बिड ऑक्शंस में प्राइसेस आपके कम होते चले जा रहे हैं. एक जैसे इसको अगर मैं आपको समझाऊं तो किस तरह से है, इफ आई वांट टू परचेज समथिंग और उसकी ऑक्शन हो रही है तो उसमें क्या होगा, लेट से कोई फ्लैट है, गवर्नमेंट उस फ्लैट की ऑक्शन कर रही है कि भाई ये फ्लैट ऑक्शन में जा रहा है या ये लैंड ऑक्शन में जा रही है. अब ऑक्शन में 100 लोग बैठे हैं, 50 लोग बैठे, whosoever is there in the auction, what will happen, उस ऑक्शन में दैट विल बी द असेंडिंग बिड ऑक्शंस. कैसे कि जब हम कोई बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं तो उसकी कीमत जब लगेगी तो जो भी मिनिमम रेंज वो सेट करेंगे उसके बाद उस रेंज के हिसाब से वो बढ़ाते चले जाएंगे. तो एवरी टाइम द प्राइस विल इंक्रीज. जो बिडर्स अगर उसमें बिडिंग करेंगे तो उसके प्राइसेस बढ़ते चले जाएंगे और जो हाईएस्ट बोली लगाएगा उसको वो आपको वो बिल्डिंग या जो लैंड है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी भी ऑप्शन हो रही है वो उसके नाम पे हो जाएगी, हु विल बी द हाईएस्ट बिडर. अब जो डिसेंडिंग बिड ऑक्शंस है इसके लिए लाइक इफ यू हैव द यू नो इफ यू आर लेट्स से कॉन्ट्रैक्टर एंड यू वांट टू गेट सम कॉन्ट्रैक्ट, कोई काम आपको गवर्नमेंट का करके देना है, उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स की बिडिंग होती है. तो जिसकी भी कॉस्ट कम से कम होगी, बोली कम होगी, उसको है. मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनानी है अब गवर्नमेंट के लिए तो गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा कॉस्ट का, तो वो सोचेगी सबसे कम में मेरा काम कौन करके दे रहा है. तो एक इंडिविजुअल ने बोला कि आई विल जस्ट मेक दी बिल्डिंग और मैं इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना दूंगा जिसके लिए आई विल जस्ट टेक 1000 पर स्क्वायर फीट एग्जाम्पल के तौर पे. दूसरा कह रहा है मैं 800 में कर दूंगा. तो जिसकी कॉस्ट कम होगी उसको वो बिड ऑक्शन में अप्रूवल उसकी मिल जाएगी और उसकी bidding खत्म हो जाएगी. He will be the main person who will be getting the work from or the contract. So these are the ascending bid auctions and the descending bid auctions. Then you have first price sealed bid auctions. इसमें क्या होता है, जो bidders है they will submit simultaneously sealed bids to the seller. उसमें वो अपनी जो उनकी बोली होती है, जो बिडिंग होती है, वो एक एनवेलप में सील करके वो दे देते हैं और उसके बेसिस पे द रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड कि किसका सबसे कम था, किसका सबसे ज़्यादा था. उसके बेसिस पे वो लोग विनर को बता देते हैं कि भाई विनर कौन है. ऐसे ही आपका है सेकेंड प्राइस सील्ड बिड ऑक्शंस वेयर द बिडर्स दे सबमिट साइमल्टेनियसली their bids to the sellers and the highest bidder wins the object. तो एक में सेम वही कॉन्सेप्ट है, एक में कॉस्ट के हिसाब से मिनिमम कॉस्ट वाला कौन है, एक में प्राइस के हिसाब से सबसे ज़्यादा प्राइस वाला कौन सा है. These all are the kind of different kind of e-auctions you may have.
अब इसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बिडिंग का जो भी पूरा प्रोसेस है वो सारा का सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी आप कर सकते हैं। तो दिस इज़ द एरिया वेयर द टेक्नोलॉजीज आर बीइंग यूज्ड फॉर द कन्वीनियंस. You have different online portals also, where some kind of the information is being shared among different people. आप अगर बुक्स की बात करें, हम लोग फिजिकल बुक्स लेकर आते हैं, उनको पढ़ते हैं. यू हैव ई बुक्स ऑल्सो, number of e-books which are available to everyone who can have access to online books, and they can go through the content also. एंटरटेनमेंट की फील्ड की अगर हम बात करें तो ई एंटरटेनमेंट हम लोगों के पास ऑप्शन है. म्यूजिक को सुनना है, वीडियोस बनाने हैं, देखने हैं, वीडियो गेम्स खेलने हैं, चैटिंग करनी है, आप ये सब काम आप बैठे बैठे रियल टाइम पे भी आप खेल सकते हो. लाइक यू हैव डिफरेंट गेम्स विच यू कैन प्ले इन रियल टाइम विद योर डिफरेंट फ्रेंड्स सिटिंग समवेयर एल्स. अब एग्जाम्पल के तौर पे लूडो है आपका, बहुत सारे गेम्स हैं जो आप कहीं पर भी बैठे हुए अपने किसी फ्रेंड सर्कल, किसी भी नोन टू के साथ जो कि कहीं और बैठा है, रियल टाइम में यू कैन प्ले यूजिंग योर डिफरेंट डिवाइसेस. आप मोबाइल पे चैटिंग कर सकते हैं, आप मूवीज बना भी सकते हैं, मूवीज को देख भी सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे. इसी तरह अलग अलग फील्ड्स में आप फैसिलिटीज को, सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं.